चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम यहाँ पर करेंगे चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म। यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे टाइम बाय टाइम जो है वो चेंज हुई, और इसके साथ ही ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है दूसरी सोशल साइंसेस के साथ, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और बाकी ऐसे कई सारे सोशल साइंसेस के साथ। अगर आपको पूरे चैप्टर या पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। अब अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब तुमने ये पढ़ा है कि एक इंटरेक्शन होता है ह्यूमन बींग्स का अर्थ के साथ। अब ये जो इंटरेक्शन है ये तो हिस्ट्री से चला आ रहा है, तो काफी पुराना चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टाइम में जब हम रह रहे हैं तभी हम इंटरेक्ट किए हैं। हम काफी टाइम से, बहुत पुराने इतिहास से, जब से ह्यूमन बींग्स आए हैं तब से इंटरेक्शन ये होता जा रहा है। और ये इंटरेक्शन हमारा चेंज होता जा रहा है क्योंकि हमारी भी डेवलपमेंट हो रही है, हम भी टेक्नोलॉजिकली काफी डेवलप हो रहे हैं, और इसके साथ ही अर्थ जो है वो भी काफी चेंज हो रहा है। तो एक कहने का यहाँ पर ये है कि इस वजह से क्या है, जैसे तुमने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन नंबर 2 पढ़ी थी, जिसकी वजह से अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसमें चेंजेस आते रहते हैं क्योंकि दोनों ही स्टेबल नहीं है। ओके, सो यहां पर इन्होंने हिस्ट्री के कुछ कॉन्टेक्स्ट दिए हैं। अर्लियर देयर वाज लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज एंड नॉलेज अबाउट ईच अदर वाज लिमिटेड। Travelers and explorers used to disseminate information about the areas of their visits. देखो, जब बहुत पुराना टाइम था, जब हमारे पास ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, तो हमारी नॉलेज जो है एक दूसरी की सोसाइटीज के बारे में, कि अफ्रीका की सोसाइटी को पता हो एशियन सोसाइटी के बारे में, या एशियन सोसाइटी को पता हो यूरोपियन सोसाइटी के बारे में, ये जो नॉलेज होती थी डिफरेंट सोसाइटीज की, ये बहुत ही ज्यादा कम होती थी क्योंकि हम इतना इजीली ट्रैवल नहीं कर सकते थे। अगर कोई ट्रैवल नहीं करेगा, कोई बंदा एक सोसाइटी से, अगर, कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति यूरोप से एशिया या एशिया से यूरोप नहीं जाएगा, तब तक उसे ये कैसे पता चलेगा कि मेरी सोसाइटी के अलावा जो दूसरी सोसाइटी है वो कैसी है। आज तो यू हैव इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट पर भी जिन लोगों ने कंटेंट डाला, कभी ना कभी तो वो उस सोसाइटी में गए होंगे ना। सो उस वक्त हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस थे, और शुरू में क्या था, ट्रेवलर्स और एक्सप्लोरर्स जो है वो आते थे। अगर आपके पास हिस्ट्री है 12th में, तो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा कि इब्न बतूता इंडिया आए थे, वास्को डिगामा इंडिया आए थे, फ्रैंकोइस बर्नियर इंडिया आए थे, है ना, अल-बरूनी इंडिया आए थे। तो ये लोग आते थे तो इनका ट्रांसपोर्टेशन इतना इजी नहीं होता था, लूटपाट हो जाती थी इनके साथ, और होमसिक हो जाते थे, ये बहुत सारी चीजें होती थी। और बहुत दिनों बाद, जो आज के जो कुछ घंटे हैं, कुछ घंटों में हम लोग किसी भी जगह से किसी भी जगह तक पहुंच सकते हैं, इनको दिन लगते थे, तो बहुत मुश्किल होती थी। और फिर ये लोग यहाँ आके अपने अकाउंट्स लिखते थे कि इंडिया कैसा है, या जिस भी कंट्री में जा रहे हैं कि ये कंट्री कैसी है। तो उस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही थी और बहुत लिमिटेड थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नेविगेशनल स्किल्स जो है पहले डेवलप्ड नहीं थी, अब थोड़ी डेवलप होने लगी। यूरोपियंस जो हैं इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया लेट 15th सेंचुरीज में। फिर इन्होंने कॉलोनीज बनानी शुरू की, ये अपनी शिप्स लेकर के आए, इंडिया आए, और बाकी जितनी भी इन्होंने, जहां पर भी इन्होंने ट्रेड किया,
जो बाहर यूरोप के ये लोग गए, तो इनको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली यहाँ से। यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि किस किस रीजन में क्या क्या उपलब्ध है। जैसे इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे पास गोल्ड बहुत था, तो ये लोग क्या है, गोल्ड, स्पाइसेस और हमारे टेक्सटाइल्स और बहुत कुछ अच्छा था। तो ये लोग यहाँ पर आए यूरोपियंस, और इन्होंने देखा कि ये रिसोर्सेज इंडिया के पास हैं और इंफॉर्मेशन गैदर की। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इंफॉर्मेशन हमारे पुराने मुकाबले काफी बढ़ चुकी थी। सो यहाँ पर एक टेबल है, ये जो बॉक्स है ये हम टेबल को पढ़ने के बाद करेंगे क्योंकि तभी आपको समझ आएगा। ओके, यहां पर हमको देखना है ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे टाइम बाय टाइम चेंज हुआ, और इसकी अप्रोचेस भी इसको पढ़ने की काफी चेंज हो गई थी। पहला पीरियड है कॉलोनियल पीरियड, जब यूरोपियन नेशंस जो हैं बाकी कंट्रीज में, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज बसा रही थी, आके बस रही थी फॉर ट्रेड पर्पस। सो अप्रोच क्या थी शुरू के कॉलोनियल पीरियड की? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ये लोग क्या है कि इनको पता नहीं था कि बाकी वर्ल्ड कैसा दिखता है, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया? एक्सप्लोर करना शुरू किया वर्ल्ड को। इनकी नेवल स्किल्स बहुत अच्छी हो गई थी और इन्होंने अफ्रीका, अमेरिकाज, एशिया एंड देन बाकी हर जगह पर एक्सप्लोर करना शुरू किया। इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रॉम्प्टेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज। अब इनको क्या है, ये टू द कोर ये लोग कैपिटलिस्ट थे और इनको क्या है, बाकी कंट्रीज को कैप्चर करना था और उनसे ट्रेड भी करना था। रॉ मटेरियल भी चाहिए था, लेबर भी चाहिए थी, और बदले में अपनी जो बनाई हुई चीजें हैं उसके लिए मार्केट भी चाहिए था, क्योंकि ज्यादा पड़ रहा था इनको। तो फिर ये लोग क्या है, ये लोग डिस्कवरी करने लगे बाकी एरियाज की, बाकी यूरोप के बाहर क्या है। An encyclopedic description of the area formed an important aspect of geographer's account, कि जोग्राफर के अकाउंट में कि उस एरिया में क्या क्या मिलता है, क्या क्या रिसोर्सेस हैं और कैसी कैसी सोसाइटी है, वो सब जोग्राफर अपने पास रखने लगा। कॉलोनियल पीरियड नेक्स्ट जो आया, कॉलोनियल पीरियड थोड़ा जब इन्होंने अपनी कॉलोनीज बसा ली, इसके बाद कुछ टाइम बाद एक अप्रोच शुरू हुई, रीजनल एनालिसिस। ब्रॉड फीचर्स क्या थे? इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ रीजन्स वर अंडरटेकन। द आइडिया वाज दैट all regions were a part of a whole, that is the earth, so understanding of the part in totality would lead to the understanding of the whole. यहां पर क्या था कि जो भी रीजन है, जहां पर भी वो लोग अपनी बसाए बैठे हैं अपने आप को, जहां पर भी उन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई है, या जितने भी रीजन है इन टोटल, अगर वो एक एक रीजन को पूरी तरह से स्टडी कर लेंगे तो वो पूरी अर्थ को स्टडी कर लेंगे। ये एक सोच थी, ये एक अप्रोच थी, क्योंकि ये जो छोटे छोटे रीजन है ये मिल मिलकर ही एक पूरा अर्थ बनाते हैं। तो अगर इन छोटे छोटे रीजन्स को हम स्टडी कर लेंगे तो हमें अर्थ के बारे में भी काफी कुछ पता लग जाएगा। The next period was 1930s through the interwar period. इसमें जो अप्रोच थी वो थी एरियल डिफरेंशिएशन। The focus was on identifying the uniqueness of any region and understanding how and why it was different from others. अब इस वक्त जो 1930s एंड थ्रू द इंटरवॉर पीरियड था, इंटरवॉर पीरियड का मतलब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का जो पीरियड है, दैट इज नोन एज इंटरवॉर पीरियड। तो 1930s से लेकर के इंटरवॉर पीरियड तक ये फोकस था ह्यूमन ज्योग्राफी का कि जो कोई पर्टिकुलर रीजन है उसकी यूनिकनेस फाइंड की जाए, कि वो यूनिक क्यों है, क्यों वो बाकी दूसरे रीजन से अलग है, और हाँ मतलब एक क्या नई चीज उसके अंदर है, यही इसमें बताया गया कि मतलब यही ह्यूमन ज्योग्राफी की इसी अप्रोच से चला गया। देन लेट 1950s से लेट 1960s
एक नई सोच आई जिसके अंदर जो कि अप्रोच थी स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर क्या था कि दिस वॉज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्टेटिस्टिकल टूल्स। लॉज ऑफ फिजिक्स वर ऑफन अप्लाइड टू मैप एंड एनालाइज ह्यूमन फिनोमेना। अब यहाँ पर कंप्यूटर्स आ गए थे, नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स आ गए थे, फिजिक्स के लॉज हम लोग अप्लाई करने लगे ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए, उसके फिनोमिना उसको एनालाइज करने के लिए। और इसको कहा गया क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। ये वर्ड देख लेना, यही है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की कंप्यूटर्स आने लगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स आने लगे और हम ह्यूमन फिनोमिना को इन मेथड्स से एनालाइज करने लगे। सो ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसका ध्यान रखना। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। अभी तक तुमने अपनी छोटी क्लासेस में कुछ मैप्स देखे होंगे जो कि फिजिकल मैप होते हैं। जैसे मान लो तुमने कोई इंडिया का मैप देखा, तो पॉपुलेशन है तो उसमें कोई कलर कर रखे हैं, डिफरेंट कलर्स कर रखे होते हैं उसमें, क्योंकि वो एक मैपेबल पैटर्न है डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज का। अब वो किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी का पैटर्न हो सकता है। खैर ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे कुछ चैप्टर्स में, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देन 1970s, जब 1970s का एरा आया, emergence of humanistic, radical and behavioral schools. Discontent with the quantitative revolution and its dehumanized manners of doing geography led to the emergence of 3 new schools of thought of human geography in 1970s. देखो ये जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन था, इसका मेथड बड़ा ही डीह्यूमनाइज्ड था, मतलब कि बड़ा ही कंप्यूटरिस्टिक टाइप, मैकेनिकल टाइप था। और ह्यूमैनिटी जो होती है ना, ह्यूमन इमोशंस और ये सब कुछ मतलब नहीं रखते थे। तो लोगों को इससे क्या है, थोड़ा कटती होने लगी, लोगों को पसंद नहीं आने लगा। ये लोग कहते कि ह्यूमंस का बिहेवियर, उनका इमोशन भी तो मैटर करता है। मतलब तुम लोग क्या ये एक कंप्यूटर और ये टूल्स और टेक्निक्स और फिजिक्स घुसा रहे हो, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी है तो कम से कम ह्यूमैनिटी, कुछ इमोशंस और ये भी तो होना चाहिए। ह्यूमन ज्योग्राफी वॉज मेड टू मोर रेलेवेंट टू द सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी बाय द इमर्जेंस ऑफ दीज 3 schools ऑफ थॉट्स। जो ह्यूमन ज्योग्राफी थी उसको ज्यादा रेलेवेंट बनाया गया जो रियलिटी है उससे। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में क्या था, वो बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल हो रहा था, और जो आज की जो ह्यूमन सोसाइटी की रियलिटीज हैं उनसे मेल नहीं खा रहा था। तो इन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा। तो फिर यहाँ पर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स जो है मर्ज हुए। 1990s पढ़ने से पहले आओ हम वो देख लें। Welfare or humanistic school of thought in human geography was mainly concerned with the different aspects of social well-being of the people. These included aspects such as housing, health and education. ये जो वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था, ये कहता था कि हम लोगों को सोशल वेलबींग का भी ध्यान रखना चाहिए ह्यूमन की। अभी तक क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में कोई ह्यूमन वेलबींग का ध्यान ही नहीं है, वो बस अपने कुछ मेथड्स हैं उससे स्टडी किए जा रहे थे, कुछ टूल्स टेक्निक्स स्टैटिस्टिकल टाइप की हैं, लेकिन ह्यूमन वेलबींग का ध्यान रखने वाले ये वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट थे, जो कहते थे हमको ऐसे एस्पेक्ट इंक्लूड करने चाहिए जैसे कि हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, जो कि ज़रूरी है। और जोग्राफर्स ने एक पेपर इंट्रोड्यूस किया है पोस्ट ग्रेजुएट कैरिकुलम में, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग। देन वॉज द रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिसने मार्क्सियन थ्योरी को एक्सप्लेन किया। टू एक्सप्लेन, एक बार मैं रीड कर देती हूं। द रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सियन थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो मार्क्सियन था। देखो कैपिटलिज्म इज अबाउट कि आज
जो पूरे वर्ल्ड को जो आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही है वो कैपिटलिज्म है, जिसके अंदर गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती मार्केट के अंदर, और प्राइस डिटरमाइन करता है कि कितनी सप्लाई होगी, कितनी डिमांड होगी किसी भी मार्केट में, और जो जितना ज्यादा कैपेबल है वो उतना ज्यादा बेच पाएगा या खरीद पाएगा। यहाँ पर जो मार्क्सिज्म होता है वो ये कहता है कि हम लोगों को एक जनरल वेलबिंग करनी चाहिए हर ह्यूमन की, क्योंकि एक ह्यूमन है जो वर्कर्स हैं, जो एक फैक्ट्री ओनर होता है या किसी भी जगह का ओनर होता है, वो हमेशा वर्कर्स को पीस करके, उनको स्क्वीज करके और अपना प्रॉफिट बनाता है, और उनको गरीबी में रखता है, डिप्राइवेशन में रखता है, और सोशल इनइक्वालिटी में रखता है, अपने बराबर नहीं होने देता, क्योंकि कैपिटलिज्म है, कोई ओनर है, कोई वर्कर है, और वर्कर पिसते जाते हैं। तो यहाँ पर रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो गरीबी है और ये जो इनइक्वालिटी है, जो गरीब लोग होते हैं, ये इसी वजह से होते हैं क्योंकि कैपिटलिज्म है, बिकॉज वी आर कैपिटलिस्टिक, जिसके अंदर की गवर्नमेंट को कोई आज़ादी नहीं होती मार्केट में एंटर करने की, इंटरफेयर करने की, और साथ में वर्कर्स पिसते जाते हैं कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनकी वजह से उनका ही काम करते हैं और बदले में उनको उनका पूरा हक भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर यही बात है। Behavioral school of thought laid great emphasis on lived experience, also on the perception of space by social categories based on ethnicity, race and religion। अब ये जो बिहेवियरल स्कूल आया था, इसने कहा था कि हम लोग, इसने किस पर एम्फेसाइज किया था? लिव्ड एक्सपीरियंस, जो लोगों के एक्सपीरियंस हैं उनके ऊपर, और कुछ और एम्फेसाइज किस पर किया? एथनिसिटी, रेस और रिलीजन की वजह से क्या डिफरेंस होते हैं, क्या मतलब बिहेवियरल डिफरेंस होते हैं, और इन पर एक हल्का एम्फेसिस इसने बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट ने किया था। Then is 1990s पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। देखो ये जो वर्ड होता है ना पोस्ट मॉडर्निज्म, इसका मतलब होता है ये एक तरह की आइडियोलॉजी होती है, जो ये लोग कहते हैं कि हम लोगों को एक जनरलाइजेशन ही करना चाहिए। हम लोग वी शुड नॉट जनरलाइज कि एक ही तरह की चीज पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल हो जाएगी, हर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है। So postmodernism in geography was same. The grand generalization and applicability of universal theory to explain the human conditions were questioned. तुम लोगों ने एक ही थ्योरी बना दी पूरे वर्ल्ड के लिए कि वो एप्लीकेबल है, जो एशिया में भी बैठा है बंदा, जो यूरोप में भी बैठा है, जो अफ्रीका में भी बैठा है, वो हर जगह पर एप्लीकेबल है। तो ये क्वेश्चन किया गया। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कॉन्टेक्स्ट इन इट्स ओन राइट वॉज एम्फेसाइज्ड। ये कोशिश की गई कि किसी भी कंट्री का, किसी भी कॉन्टिनेंट का कोई एक पर्टिकुलर एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर किसी का एक अपना अपना सराउंडिंग है, उसको भी हमें समझना चाहिए। मतलब हम लोग एक ही तरह की चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर जगह रेलेवेंट हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। Then fields and subfields of human geography. Human geography assumes a highly interdisciplinary nature. काफ़ी सारी बाकी सोशल साइंसेस से ये बहुत ज़्यादा मेल खाता है। सो यहाँ पर भी एक बॉक्स है, हालांकि ये पढ़ लेना, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है। So here we are at the box. Fields of human geography. First is social geography. सब फील्ड्स। सोशल ज्योग्राफी के तुम एक तरह से टाइप्स कह सकते हो, यानी कि ये जो सब फील्ड्स हैं, अब इसको ऐसे समझना, ये जो सब फील्ड्स हैं इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और ये सब फील्ड्स का जो कंटेंट होता है ये काफी दूसरे सब्जेक्ट्स से, सोशल साइंस के, बहुत ज्यादा मैच करता है। जैसे सोशल ज्योग्राफी में हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं बिहेवियरल ज्योग्राफी, वो साइकोलॉजी से मैच करता है। देन ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, जब हम सोशल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, अच्छा ये सोशल ज्योग्राफी, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी के ही टाइप हैं, और जब इसके अंदर हम ये सब पढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, तो इसका जो कंटेंट है वो किससे मेल खाता है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स से।
और ऐसे ही आप यहाँ पर एक नज़र डाल सकते हैं कि इसका कंटेंट किस किस उससे मेल खाता है। अब आप ये पूछेंगे कि ये हाइफन क्यों लगा हुआ है यहाँ पर, कि जैसे मान लीजिए सोशल ज्योग्राफी है तो ये सब फील्ड्स में हाइफन क्यों है और यहाँ पर सोशल साइंसेस सोशियोलॉजी क्यों है। ये इस वजह से है क्योंकि इसको सोशल ज्योग्राफी के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट है जो सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, लेकिन उसका कोई टाइप नहीं है, मतलब कि वो जो चीज़ है वो सोशल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा जाता है। लेकिन जब आ जाती है यहाँ पर सब फील्ड, इसका मतलब ये हुआ कि सोशल ज्योग्राफी के अंदर एक टाइप है, उसका सब फील्ड है बिहेवियरल ज्योग्राफी, जिसमें कि जिसका कंटेंट साइकोलॉजी से मैच करता है। अब जैसे यहाँ पे अर्बन ज्योग्राफी है, अर्बन ज्योग्राफी का कोई सब फील्ड नहीं है, कोई टाइप नहीं है। अर्बन ज्योग्राफी के अंदर ही ऐसा कंटेंट है जिसमें जो कि किससे मेल खाता है, अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग से। सो आप यहाँ पर एक नजर डाल सकते हैं इसके ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, सो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट। Okay, so well, we have come to an end with this, and if you liked, do hit the like button, subscribe the channel, stay tuned for more, and of course अगले chapters की वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएंगी. So this is the end of this video. Thanks for watching it.